वीडियो में हम लोग देखेंगे समानता का अर्थ और इसके संवैधानिक प्रावधान, जो बीपीएससी प्रधानाध्यापक सिलेबस के यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है। साथ ही बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन और डीएलएड में भी इस टॉपिक को रखा गया है। समानता का अर्थ पहले समझें। सामान्य भाषा में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से होता है जिसमें उस समाज के सभी लोगों को समान अधिकार या प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान अधिकार आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने की समानता, आर्थिक समानता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती है। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो समानता का अर्थ क्लियर हो गया। इसको और अगर बेहतर समझें तो दो या दो से अधिक लोगों या समूहों के बीच संबंध की ऐसी स्थिति जिसे एक विचार के रूप में परिभाषित किया जाए। इतनी सहज और सरल नहीं है समानता को परिभाषित करना। एक्चुअली इसके लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसके एक पहलू को दूसरे पहलू पर प्राथमिकता देने से एक से अधिक तरीके हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अलग अलग तरीकों से समानता को प्रदर्शित करने पर समानता के विचार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं उभर कर आती हैं। प्राचीन यूनानी सभ्यता से लेकर 20वीं सदी तक इस विचार की रूपरेखा में कई बार जबरदस्त परिवर्तन हो चुके हैं। बहुत से चिंतकों ने इसके विकास और इससे जुड़ी हुई तब्दीलियों में योगदान दिया है। अरस्तु, हॉब्स, रूसो, मार्क्स और टॉकविल इसमें प्रमुख हैं। अब है कि समानता का जो है वो संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारत के संविधान में समानता के अधिकारों के स्थान को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की सूची में समानता के अधिकारों को भी स्थान दिया गया है। ये अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक व्याप्त है, जिनमें देश के प्रत्येक नागरिक को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान करने की बात की गई। अब सबसे पहले यह देखें कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार है क्या। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इस अधिकार का वर्णन किया गया। किस अधिकार का? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा तथा देश या सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है और देश के सभी लोग देश के साधारण न्यायालयों की अधिकार सीमा में हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री हो या सामान्य जीवन स्तर में रहने वाला गरीब किसान हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, यदि उसने देश के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया है तो वह व्यक्ति अपने उस कार्य के लिए समान रूप से जिम्मेदार होगा। इसी तरह आम नागरिक और पदाधिकारियों में भी भेद नहीं किया गया है। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस अधिकार में कुछ छूट मिली है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद के किसी कार्य के लिए न्यायालय में जिम्मेदार नहीं होंगे। इसी तरह इनकी पदावधि के दौरान जितने दिनों तक ये राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं, इन पर किसी भी न्यायालय में कोई भी फौजदारी मामला दाखिल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले इनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी मामला 60 दिनों से पहले के लिखित पूर्व सूचना के बाद ही चलाया जा सकता, अन्यथा नहीं। यानी इससे पहले की कोई घटना है तो उस पर इन पर मुकदमा चल सकता है,
लेकिन 60 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना देनी होगी। लेकिन सरकार के किसी कार्य के खिलाफ न्यायालय में वाद लाया जा सकता है, चाहे वह कार्य राज्यपाल या राष्ट्रपति के नाम से ही क्यों न हो किया। उस पर व्यक्तिगत मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन उनके कार्य को चुनौती दिया जा सकता है। अब है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, जिसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अनुसार, यह ध्यान रखना होगा, वो था अनुच्छेद 14 और ये 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। यहाँ केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि विभेदकारी व्यवहार के लिए इस अनुच्छेद में गिनाए गए आधार के अलावा अन्य आधार पर किया गया वर्गीकरण या विभेद संविधान विरुद्ध नहीं माना जाएगा। यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इसके अतिरिक्त अन्य से भेद हो सकता है। ठीक है। यदि किसी नागरिक के साथ राज्य द्वारा केवल इसलिए भेदभाव किया जाता है कि वह किसी विशेष धर्म या किसी विशेष वंश या किसी विशेष जाति का या क्षेत्र अथवा स्थान विशेष में पैदा हुआ है, तो वह न्यायालय के माध्यम से राज्य की कार्यवाही को शून्य घोषित करवा सकता है। अब इसके अनुच्छेद 15(2) की बात, ये था 15(1). 15(2) की बात की जाए तो 15(2) में है कि भारत देश के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। यानी सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म, किसी भी मूल, किसी जाति, किसी लिंग या किसी क्षेत्र में पैदा हुए व्यक्ति वहां जा सकते हैं। इसी तरह कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से भी किसी नागरिक को वंचित या बाधित नहीं किया जा सकता, यदि वे पूरी तरह या अंशतः सरकारी खर्चे से बने हुए हों या सरकारी खर्चे से संचालित हों या निजी होते हुए भी सार्वजनिक उपयोग के लिए समर्पित हो। आपका व्यक्तिगत हो तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन आपने व्यक्तिगत बनाया, उसका सार्वजनिक उपयोग आप करवा रहे हैं, तो आप इस पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये 15(2) था। 15(3) भी उल्लेखित है। 15 का खंड 3 राज्य को यह अधिकार देता है कि वह स्त्रियों और बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपाय कर सकता है। यानी 15(3) में कुछ छूट दे दी गई है, किसके लिए? फीमेल्स के लिए और चाइल्ड के लिए। इसी तरह का खंड 4 भी है, जिसके अनुसार राज्य सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए विशेष उपाय कर सकता है। ये किसमें है? खंड 4 में। उसी के तहत आरक्षण का प्रावधान है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 15(1) में जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध करते हुए अनुच्छेद 15 खंड 5 के अनुसार राज्य उक्त वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आरक्षण तथा फीस में छूट आदि विशेष उपाय भी कर सकता है। यानी जो 15(1) में जाति भेद पर निषेध लगाया गया है, वहीं 15(5) में राज्य को यह छूट दी गई, किसी विशेष जाति या विशेष वर्ग को आरक्षण का लाभ देने हेतु इस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है, छूट दिया जा सकता है। अब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार सर्विस में अनुच्छेद 16 इससे संबंधित है और अनुच्छेद 16 कहता है कि देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसी अनुच्छेद के अनुच्छेद 16(3) के अनुसार संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में नौकरी के लिए किसी विशेष क्षेत्र के निवासी होने की शर्त रख सकती है। जैसा कि आप लोगों के लिए हो गया
कि बिहार के कई वैकेंसीज में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि वह बिहार के अस्थायी निवासी हो। तो 16 कहता है कि भेदभाव नहीं करना, और 16(3) उसमें छूट देते हुए राज्य सरकार को यह छूट देती है कि वह ऐसा कोई कानून बना सकता है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में नौकरी के लिए किसी विशेष क्षेत्र के निवासी होने की शर्त रख सकता है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। मतलब इस नौकरी में भी आरक्षण का प्रावधान 16(4) में है। यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षण संस्थान में या उसके फीस में छूट का प्रावधान अनुच्छेद 15(5) में है, और नौकरी में जो आरक्षण दिया जा रहा है वह किस प्रावधान के तहत किया जा रहा है? 16(4) के अनुसार। ठीक है, अब अस्पृश्यता का अंत आते हैं। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। इसको समाप्त करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय बना दिया गया है। छुआछूत एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है 1955 के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के तहत, और इसको समाप्त संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को संशोधित करते हुए क्या कौन नियम बना है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। अब इस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता से जुड़े मामलों में दंड का प्रावधान है। अब उपाधियों का अंत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। किन किन क्षेत्र में उपाधि को छोड़कर अंत कर दिया गया? शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर। शिक्षा में आप MA करें, स्नातक करें, स्नातकोत्तर करें, PhD करें, MPhil करें, डिलीट करें, है ना। और सैनिक में भी जो है उसका रैंक हो जाता है लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों में उपाधि को समाप्त कर दिया गया है। और DM भी हैं, कोई मुख्य सचिव भी हैं, तो उनके साथ पदनाम है, कोई उपाधि नहीं लगी। अनुच्छेद किसके तहत बंद किया गया, अंत किया गया? अनुच्छेद 18 के तहत। और अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। यानी विदेशी कोई पुरस्कार अगर लेना हो तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। ठीक है, ये थे समानता के अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान। आशा है कि आप सभी प्रावधानों को समझ गए होंगे, और इससे क्या फायदा होगा कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको सिर्फ इस वीडियो से आने वाले हैं, क्योंकि यह आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 5 का। तो इसको आप 2-3 बार देख लें, और निश्चित तौर पर जब आप एग्जाम्स में पूछे जाएं और सही आंसर दे के आएं तो फिर हमें बताएं। अगले वीडियो में हम डालेंगे असमानता के प्रचलित रूप एवं प्रकृति, साथ ही प्रभावकारी समूह एवं अल्प समूहों से संबंधित मुद्दे, जो आपके यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक